स्वागत है आपका ड्राइंग थ्योरी आरबीएससी चैनल में। आज मैं आपको राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पाठ्यक्रम के कक्षा 12 विषय चित्रकला अध्याय 6 भारतीय पुनरुत्थान कालीन कला को पढ़ाऊंगी। स्टूडेंट्स, ये अध्याय थोड़ा लंबा है, इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि इस अध्याय को 2 भागों में बांटा जाए और मैंने आपको इस अध्याय को 2 भागों में बांटकर सरलतम रूप से पढ़ाने का प्रयास किया है। ले चलती हूँ मैं आपको भाग 1 की तरफ। भाग 1 में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुनरुत्थान कि पुनरुत्थान का अर्थ क्या होता है। दोबारा उत्थान होना अर्थात भारतीय कलाओं का पुनरुत्थान। भारतीय कलाओं में मूल रूप से अजंता चित्रशैली, पहाड़ी चित्रशैली, राजस्थानी, मुगल इत्यादि चित्रशैलियाँ आती है। भारत में जैसे ही कंपनी शैली की शुरुआत हो गई थी, जो भारतीय मूल चित्रशैलियाँ थी उनका पतन होने लगा था। चित्रकार भारतीय मूल शैलियों को छोड़कर और पाश्चात्य शैली में कार्य करने लग गए थे। तो उन पुरानी जो चित्रशैलियाँ थी, हमारी भारतीय जो मूल शैलियाँ थी, उनका दोबारा उत्थान होना, उनका दोबारा विकास होना ही पुनरुत्थान कालीन कला कहा जाता है। अब मैं ले चलती हूँ आपको बंगाल शैली की तरफ। बंगाल शैली एक ऐसी शैली है जो भारतीय पुनरुत्थान कालीन कलाओं के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कंपनी शैली की शुरुआत कैसे हुई, अब हम देखते हैं। सन 1884 ईस्वी में हेवल मद्रास कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य बने। वह एक ब्रिटिश थे, परंतु हेवल भारतीय कला के बहुत बड़े समर्थक थे। उन्होंने कंपनी शैली का विरोध किया और भारतीय चित्रकला को श्रेष्ठ बताकर संसार का ध्यान भारत की प्राचीन कला की ओर आकर्षित करवाया। सबसे पहले बंगाल शैली की जब शुरुआत होती है तो हम ईवी हेवल को समझेंगे। ईवी हेवल एक अंग्रेज अधिकारी थे। मद्रास जो कला महाविद्यालय थे वहाँ पे प्रधानाचार्य थे। कंपनी शैली उन दिनों में विकसित हो रही थी, लेकिन यह एक अंग्रेज होने के बावजूद भी इन्होंने भारतीय कलाओं का अध्ययन किया और कंपनी शैली का विरोध किया। यहाँ के जो चित्रकार थे, यहाँ के जो छात्र थे, उनको भारतीय कला की विशेषताओं को समझाया और भारतीय कलाओं की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करवाया। आगे देखेंगे हम कि हेवल का कथन था कि यूरोपियन कलाएं तो केवल सांसारिक वस्तुओं का ज्ञान कराती है, परंतु भारतीय कला सर्वव्यापी, अमर एवं अपार है। हेवल का कहना था कि जो कंपनी शैली है या जो विदेशी पाश्चात्य या यूरोपियन शैलियां हैं, ये तो सिर्फ बाहरी सौंदर्य को दिखाती है, बाहर का सौंदर्य इनमें दिखता है, लेकिन जो भारतीय शैलियां हैं उनमें वो आध्यात्मिकता के दर्शन होते हैं, वह सर्वव्यापी है, अमर है और अपार है। इस तरीके से उन्होंने भारतीय कलाओं का बहुत पक्ष लिया और भारतीय कलाओं का विकास करवाया। अब जब वो प्रधानाचार्य थे और कला महाविद्यालय में वो अपनी कार्य करते थे, तो वहीं पे एक भारतीय जो चित्रकार थे अवनींद्रनाथ टैगोर, वो भी हेवल के संपर्क में आए एवं उनका भी ध्यान भारतीय पुरातन कलाओं की तरफ गया। जब हेवल ने भारतीय कलाओं को समझाना शुरू किया, भारतीय कलाओं की पक्ष लेनी शुरू की, तो अवनींद्रनाथ टैगोर भी भारतीय पुरातन जो कलाएं थी उनकी तरफ उनका भी ध्यान गया। तो अवनींद्रनाथ ने राजस्थानी, चीनी, जापानी, मुगल तथा अजंता का अध्ययन किया। इन सब शैलियों के समन्वय से इन्होंने एक नई शैली का सूत्रपात किया। इस नवीन शैली को बंगाल शैली कहा जाता है। अवनींद्रनाथ ने ईबी हेवल के मार्गदर्शन से भारतीय पुरातन शैलियों का अध्ययन किया, सभी शैलियों का समन्वय किया और एक नई शैली का विकास किया, जिसे बंगाल शैली कहा जाता है। भारतीय कला के पुनरुत्थान में बंगाल शैली का महत्वपूर्ण योगदान है। यह शैली बंगाल के कलाकारों द्वारा विकसित की गई, अतः इस शैली को बंगाल शैली कहा जाता है। इस शैली का नामकरण जो बंगाल शैली हुआ, उसका कारण था कि यहाँ के जो कलाकार थे, अवनींद्रनाथ टैगोर थे, वो बंगाल के थे और ये जो अवनींद्रनाथ टैगोर है, ये अपना सरनेम ठाकुर लगाते थे, इसलिए इस शैली को बंगाल शैली या ठाकुर शैली कहते हैं। जिन्होंने ईबी हेवल के मार्गदर्शन से बंगाल शैली और ठाकुर शैली का सूत्रपात किया। अवनींद्रनाथ कलकत्ता कला महाविद्यालय के प्राचार्य बने और वहाँ अनेक शिष्य तैयार किए, जिन्होंने
देश के विभिन्न भागों में कार्य करते हुए बंगाल शैली का प्रचार किया। सबसे पहले बंगाल शैली की शुरुआत तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने की, लेकिन अवनींद्रनाथ टैगोर भी कलकत्ता कला महाविद्यालय के प्राचार्य बने। वहाँ अनेक जो शिष्य उनके चित्रकला की शिक्षा लेने आए थे, उन सभी को उन्होंने बंगाल शैली में चित्र बनाने सिखाए और उस बंगाल शैली को प्रचारित करने में उनके शिष्यों का बहुत बड़ा योगदान था, जो भारत के अलग अलग कला महाविद्यालयों में गए और वहाँ पे उन्होंने बंगाल शैली में शिक्षा देनी शुरू की और बंगाल शैली का प्रचार हुआ। उनके जो प्रमुख शिष्य थे उनमें थे नंदलाल बसु, असीत कुमार हल्दर, सुरेंद्र नाथ गुप्त, देवी प्रसाद राय चौधरी, शारदा चरण उकील, अब्दुल रहमान चुगताई इत्यादि। अब हम आते हैं बंगाल शैली की विशेषताओं की तरफ। अब स्टूडेंट्स देखिए, ये जो अध्याय है इसमें से 3 अंकों के प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में आते हैं। बोर्ड में इस अध्याय में से या तो एक ही प्रश्न आ जाता है 3 नंबर का, मुख्य रूप से उसमें आता है कि बंगाल शैली के उद्भव एवं विकास पे लेख लिखें। इस तरह का यदि 3 नंबर का प्रश्न आता है तो आपको पूरी बंगाल शैली का वर्णन करना पड़ेगा। यदि प्रश्न आते हैं कि बंगाल शैली के कलाकारों के नाम दिए हुए होते हैं और बहुवैकल्पिक प्रश्न आते हैं, अर्थात यदि 3 कलाकारों के नाम दिए हुए हैं और आपको किन्हीं 2 पे टिप्पणी लिखनी है, लेख लिखने हैं, उस तरह के प्रश्न 1.5 नंबर के आते हैं। इस तरीके से कुल 3 नंबर के 2 प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आ जाते हैं। तो आपको पूरे पाठ का अच्छे से अध्ययन करना है, समझना है। जब 3 नंबर का प्रश्न आता है तो बहुत लंबा और वर्णनात्मक लिखना है। जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसको आपको अपनी कॉपी में नोट्स के रूप में लिख लेना है और लिख लिख के इसका अभ्यास करना है, क्योंकि 3 नंबर का प्रश्न जो 200 शब्दों में लिखना होता है, ये अभ्यास से ही ये प्रश्न आप अच्छे से लिख पाएंगे। अब मैं बढ़ती हूँ बंगाल शैली की विशेषताओं की तरफ। पहली विशेषता है बंगाल शैली में मुख्य रूप से अजंता, राजस्थानी और मुगल, जापानी, चीनी, ईरानी कला का प्रभाव दिखाई देता है। इन सभी शैलियों का मिश्रण प्रभाव इस बंगाल शैली में दिखाई देता है। आते हैं दूसरी विशेषता के ऊपर। यह शैली बहुत ही सरल, स्पष्ट व स्वाभाविक थी। इसमें नियमों की जकड़ नहीं थी, अतः प्रत्येक कलाकार अपनी अलग अलग विशेषताओं के अनुसार चित्रण करता रहा। इसके जो अग्रणी कलाकार थे वो थे अवनींद्रनाथ टैगोर, लेकिन उन्होंने अपने जो शिष्य थे उनको किसी बंधन में नहीं बांधा और वो कलाकार अपनी अपनी शैली में बंगाल शैली की विशेषताएं लेते हुए चित्र बनाते रहे। तीसरा है बंगाल शैली में मुख्य रूप से वॉश पद्धति का प्रयोग हुआ और यह गुण जापानी पद्धति से ली गई है। जापान की एक पद्धति चित्र रंग भरने की एक पद्धति है जिसका नाम वॉश पद्धति है। तो वॉश पद्धति अवनींद्रनाथ टैगोर ने जापानी चित्रकारों से सीखी थी और बंगाल शैली में भी वॉश पद्धति में चित्र भरे जाने लगे। चौथी विशेषता है रेखांकन बहुत कोमल एवं गतिपूर्ण है। आकृतियों की बनावट अजंता चित्र से ली गई है। अजंता की जो चित्र शैलियों की विशेषता थी, जिसमें आकृतियों को बहुत ही सुंदर, लंबा, पतला, छरहरा, हाथ पैरों की जो अंगुलियां थी, हस्त मुद्राएं थी, उनमें भी बहुत ही कोमलता के भाव, इस तरीके से आकृतियां यहाँ पे बनाई गई। रंगांकन में पढ़ते हैं हम। 5वीं विशेषता है रंगांकन में छाया प्रकाश का प्रयोग किया, परंतु फोटोनुमा यथार्थ रूप को अंकित नहीं किया गया। रंगांकन में रंग जो भरे गए उसमें शेडिंग तो की गई, लेकिन बिल्कुल यथार्थवादी शैली में, जैसा यूरोपियन शैली में होता है कि फोटो खिंचा हुआ कोई चित्र दिखे, इस तरह का चित्र इस शैली में दिखाई नहीं देता है। छठी विशेषता है बंगाल शैली में विदेशी कागज एवं जल रंग का प्रयोग अधिक हुआ। कहीं कहीं टेम्परा रंग का भी प्रयोग किया गया। वॉश पद्धति का प्रयोग होने से यहाँ पे जल रंग का प्रयोग किया गया। कागज विदेश से मंगाए जाते थे। इस तरह की विशेषता यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम 7वीं विशेषता पे। बंगाल शैली में मुख्य रूप से आकृति प्रधान शैली है। सभी आकृतियों को कोमल, छरहरा, हाथों पैरों की अंगुलियों को लंबी, पतली व अति सुंदर बनाया गया। पृष्ठभूमि में भवन एवं प्राकृतिक चित्रण का अभाव है। बंगाल शैली की जो आकृतियां हैं वो अजंता से ली गई। चित्र को बहुत ही सुंदर आकृतियों के साथ सजाया गया। आकृतियां लंबी, कोमल, छरहरी बनाई गई। अंगुलियों और हस्त पैरों की, हाथों और पैरों की जो मुद्राएं थी
वो बहुत ही गतिपूर्ण, कोमल और नाजुक बनाई गई। स्त्री और पुरुष दोनों ही आकृतियों को बहुत ही कोमलता से चित्रित किया गया। ये सारी की सारी बंगाल शैली की आकृतियों की विशेषताएं हैं। विषय वस्तु के रूप में किन किन विषयों को लिया गया? सामाजिक जनजीवन, पौराणिक कथाएं, ऐतिहासिक प्रेम गाथाओं के चित्र अधिक चित्रित किए गए। इस तरीके से बंगाल शैली की विशेषताएं पूर्ण होती हैं और बंगाल शैली को पुनर्जागरण शैली अर्थात पुनरुत्थान और पुनर्जागरण, दोबारा उसका जागरण होना, ठाकुर शैली या फिर पुनरुत्थान शैली कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं बंगाल शैली की प्रतिनिधि चित्रकार व उनके चित्रों की तरफ। तो ये जो अब मैं पढ़ाऊंगी उनमें से बहुवैकल्पिक प्रश्न बोर्ड की पहले की परीक्षाओं में आए हैं। 3 चित्रकारों के नाम दिए हुए हैं, जिनमें से किन्हीं 2 पे आपको लेख लिखने हैं, किन्हीं की कलात्मक विशेषताएं लिखनी है, किन्हीं कलाकारों के ऊपर टिप्पणी लिखनी है। इस तरह की जो बातें आती है, अब मैं जो आपको टॉपिक पढ़ाऊंगी उनके ऊपर आपको ध्यान देना है और प्रश्नों का जवाब बहुत ही तरीके से आपको लिखना है। मैंने बिंदुवार इसमें आपको समझाया है किस तरीके से मेन टॉपिक बनता है, टॉपिक के बाद में उसका सब टॉपिक कैसे बनेगा, उसको हाईलाइट और अंडरलाइन करना होता है, फिर उससे संबंधित उस मैटर को आगे आपको एक्सप्लेन करना होता है। तो अब बढ़ते हैं हम स्टूडेंट्स यहाँ के मुख्य चित्रकारों की तरफ। अब सबसे पहले हम आते E.B. हैवेल की तरफ। E.B. हैवेल एक भारतीय चित्रकार तो नहीं थे, एक विदेशी प्रधानाचार्य थे जो कला महाविद्यालय में कला की शिक्षा देते थे, लेकिन उनका भारतीय पुनरुत्थान काल में सबसे ज़्यादा योगदान है। अब ये कैसे योगदान है इसको अब मैं आपको समझाती हूँ। आधुनिक भारतीय कला के इतिहास में E.B. हैवेल का एक विशिष्ट स्थान है। E.B. हैवेल 1896 में मद्रास कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य बने, फिर बाद में कलकत्ता कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य बने। पहले वो मद्रास में थे, फिर उनका ट्रांसफ़र हो गया और वो कलकत्ता कला महाविद्यालय में चले गए। उन्होंने महसूस किया कि भारतीय जो कलाकार और जो छात्र है वो कंपनी शैली के प्रभाव में आकर यूरोपियन कला शैली में कला शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उस समय कंपनी शैली का बोलबाला था और कंपनी शैली के प्रभाव में आकर कलाकार यूरोपियन कला शैली में कला शिक्षा प्राप्त कर रहे थे एवं भारतीय कला को भूलकर पाश्चात्य कला का अनुसरण कर रहे हैं। उन्होंने ये महसूस किया कि जो भारतीय कलाकार हैं और भारतीय छात्र हैं वो यूरोपियन कला का प्रयोग कर रहे हैं और भारतीय जो कलाएं हैं उनको छोड़ रहे हैं। तो उस समय एक सच्चे कला मर्मज्ञ की भांति, एक सच्चे व्यक्ति की भांति, सच्चे कला प्रेमी की भांति उन्होंने भारतीय कला की खूब सराहना की। हैवेल ने स्पष्ट कहा कि भारतीय कला आत्मा के अधिक निकट है। भारतीय कला की विशेषताएं देखिए उन्होंने कितने अच्छे शब्दों में प्रकट की है। उन्होंने कहा कि भारतीय कला आत्मा के अधिक निकट है और उनमें स्थूल जगत की अपेक्षा शाश्वत सत्यता का प्रदर्शन है। स्थूल जगत का अर्थ होता है बाह्य सौंदर्य की जगह उसमें आध्यात्मिकता, आंतरिक सौंदर्य का प्रदर्शन भारतीय कलाओं में किया गया है। वहीं यूरोपियन शैली भौतिकता के निकट है, बाह्य सौंदर्य के निकट है। इसमें स्थूल व मासल सौंदर्य तो है क्योंकि यथार्थवादी शैली में पाश्चात्य शैली का अंकन होता है, तो उसमें बाह्य सौंदर्य, बाह्य सुंदरता तो बहुत अच्छे तरीके से दर्शाई जाती है, लेकिन उसमें आध्यात्मिकता से वो बहुत दूर रहती है। अब मैं आपको समझाती हूँ कि भारतीय कलाएं आध्यात्मिकता के कैसे निकट है। जैसा कि हम मुगल राजस्थानी शैली को पढ़ेंगे, पहाड़ी शैली को पढ़ेंगे, अजंता शैली को पढ़ेंगे, इसमें श्री कृष्ण को, राधिका को चित्रित किया गया है, शिव को, दुर्गा को चित्रित किया गया है। अजंता चित्र शैली में भगवान बुद्ध को चित्रित किया गया है। इस तरीके से ईश्वरीय शक्तियों के माध्यम से चित्रों में बहुत ही सुंदर तरीके से विषयों को लेकर और प्रस्तुति की गई है। तो इस तरीके से जो E.B. हैवेल का कहना था कि भारतीय जो कलाएं हैं वो आध्यात्मिकता के निकट है और यूरोपियन कलाएं आध्यात्मिकता से बहुत दूर है। तो हैवेल ने भारतीय स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला शैली पर अपने विचार प्रस्तुत किए। उनकी प्रमुख पुस्तकें निम्नलिखित हैं। उन्होंने भारतीय कला का अध्ययन किया, भारतीय स्थापत्य कला अर्थात भवन निर्माण कला का अध्ययन किया, मूर्ति कला का अध्ययन किया और उन पर उन्होंने पुस्तकें तक लिख दी। तो उनकी जो पुस्तकें लिखी उनका नाम है इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग, इंडियन आर्किटेक्चर में स्थापत्य कला आती है। इंडियन स्कल्पचर मतलब मूर्ति कला और चित्रकला के बारे में अध्ययन किया।
आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट, क्या क्या आदर्श हो सकते हैं चित्रकला को निर्मित करने के लिए, भारतीय कला की कौन कौन सी आइडियल्स हैं, उनके बारे में उन्होंने विस्तार से वर्णन अपनी किताबों में किया। अतः कहा जा सकता है कि हेवल एक विदेशी होते हुए भी एक सच्चे कला समीक्षक थे, जिन्होंने भारतीय कला के कलात्मक गुणों व विशेषताओं को विश्व से रूबरू करवाया एवं भारतीय कला को संसार के समक्ष सम्मान दिलाकर गौरव बढ़ाया। मतलब भारतीय कलाओं को सबसे पहले संसार के सामने प्रचारित करने का, उनकी खूबियां दर्शाने का कार्य ई.बी. हेवल ने किया। तो भारतीय कला के क्षेत्र में ई.बी. हेवल का योगदान अमूल्य है। तो इस तरीके से ई.बी. हेवल के योगदान को हमने पढ़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं अवनींद्रनाथ ठाकुर की तरफ। अवनींद्रनाथ ठाकुर हैं, उनकी जीवनी अभी हम पढ़ेंगे, उनकी कलात्मक विशेषताएं अब हम पढ़ेंगे। इनका जन्म 1817 में बंगाल के जोरासांको स्थान पर हुआ। अवनींद्रनाथ टैगोर की बात कर रहे हैं। आरंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद विदेशी कलाकार गिल हार्डी व पामर से यूरोपियन शैली में शिक्षा प्राप्त की। जैसा उस टाइम पे चल रहा था, कंपनी शैली की वजह से पाश्चात्य शैली की तरफ लोगों का ध्यान ज़्यादा था, इसलिए शुरुआत में तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने भी विदेशी जो चित्रकार थे गिल्हार्डी और पामर से यूरोपियन शैली में चित्रकला सीखी थी। प्रारंभ में अवनी बाबू ने पेन व शाही से रेखा चित्र, व्यक्ति चित्र, दृश्य चित्र बनाए जो कि यूरोपियन शैली में थे। रविंद्रनाथ की पुस्तक चित्रांगदा पर भी उनके प्रारंभिक चित्र थे। रविंद्रनाथ टैगोर थे, वो अवनींद्रनाथ के चाचा जी थे और उनकी जो पुस्तक थी चित्रांगदा, उस पर उन्होंने शुरुआत में चित्र बनाए थे। ये सभी चित्र, उनके जो शुरुआत के चित्र थे वो पाश्चात्य शैली में थे। जब वो ई.बी. हेवल के संपर्क में आए, भारतीय चित्रकला के गुण समझने लगे, भारतीय कलाओं का अध्ययन किया, तो वो धीरे धीरे चित्र जो बनाने लगे वो मुगल शैली के बनाने लगे। धीरे धीरे वे मुगल शैली से प्रभावित होकर भारतीय शैली में भी चित्र बनाने लगे। भारतीय शैली में बना पहला चित्र शुक्लाभिसार है। अब हम आगे बढ़ेंगे। ई.बी. हेवल की प्रेरणा से वे भारत की महान शैलियों जैसे अजंता, राजस्थानी, मुगल व पहाड़ी शैली के समन्वय से चित्रण कार्य करने लगे एवं एक नई शैली का विकास किया जिसे बंगाल शैली कहा जाता है। इससे पहले का जो टॉपिक था बंगाल शैली का उद्भव विकास, उसमें भी हमने इस बारे में बंगाल शैली को पढ़ा था। अब हम देखते हैं कि अवनींद्रनाथ टैगोर थे, इनके यहाँ पे बहुत सारे विदेशी कलाकार आते थे, चित्रकार आते थे। इस तरीके से कुछ जापानी चित्रकार भी इनके घर आए थे। तो उन जापानी चित्रकारों से इन्होंने, जिनका नाम था ताइकान और हिनशिदा, उनसे इन्होंने वॉश पद्धति सीखी थी। जापान में जो रंग भरने का तरीका है उसे वॉश पद्धति कहते हैं। तो वॉश पद्धति सीखी और जो बंगाल शैली थी उसमें वो वॉश पद्धति में रंग भरने लगे। वॉश पद्धति सीखी और बंगाल शैली में वॉश पद्धति में रंग भरे जाने लगे। अब है भारतीय कला में अवनींद्रनाथ टैगोर का क्या योगदान है। 1907 में अवनींद्रनाथ ने अपने बड़े भाई गगनेंद्रनाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की, जिससे आधुनिक भारतीय कला में चेतना जागृत हुई। अपने बड़े भाई के साथ मिलकर इन्होंने एक संस्था की स्थापना की जिसका नाम इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट है। यह संस्था भारतीय छात्रों को, भारतीय कलाकारों को भारत की जो मूल कलाएं थी या भारत की आधुनिक कलाएं थी उनकी तरफ वो उनको ध्यान आकर्षित करवाने में इस संस्था का बहुत बड़ा योगदान था और आधुनिक भारतीय कला में उन्होंने चेतना जागृत की। अब ये जो अवनींद्रनाथ टैगोर थे, इनके प्रमुख चित्रों के बारे में पढ़ेंगे। अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रमुख चित्रों में मुगल शैली में, शुरुआत में उन्होंने मुगल शैली में जो चित्र बनाए थे उनमें है बिल्डिंग ऑफ ताज, शाहजहां के अंतिम दिन, लैला मजनू, ताजमहल को देखते शाहजहां इत्यादि। और जो अन्य विषयों पे चित्र बनाए उनमें है उमर खयाम, विरही यक्ष, गणेश जन्नी और भारत माता। अब मैं ले चलती हूँ आपको एक महत्वपूर्ण जो चित्र है उनका भारत माता के ऊपर। यह चित्र उन्होंने राष्ट्र प्रेम या राष्ट्रभक्ति से प्रभावित होकर चित्र बनाया। 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध एक आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उस आंदोलन से प्रेरित होकर इन्होंने एक भारत माता का चित्र बनाया। भारत माता के चित्र में ये जो भारत माता है उन्हें भगवा वस्त्र पहने एक साध्वी के रूप में चित्रित किया गया है। आप देख सकते हैं कि ये जो स्त्री का चित्र है
इन्हें भगवा वस्त्र पहने चित्रित किया गया है। इनके पीछे की तरफ पृष्ठभाग में एक प्रभामंडल का अंकन है जिसमें आध्यात्मिकता, जिसकी वजह से भारत माता को एक देवी के रूप में चित्रित किया गया है। इस देवी के 4 हाथ अर्थात 4 भुजाओं में इनका अंकन है। एक हाथ में इनको रुद्राक्ष की माला, तो दूसरे हाथ में घास की ढेरी, इस तीसरे हाथ में यहाँ पे एक पुस्तक चित्रित है, तो चौथे हाथ में यहाँ पे वस्त्र का अंकन है। इस तरीके से भारत माता को सब कुछ देने वाली अर्थात आपका लालन पालन करने वाली, आपका पोषण करने वाली, ज्ञान देने वाली, आपको अनाज देने वाली, आपको वस्त्र उपलब्ध कराने वाली देवी के रूप में अंकित किया गया है। तो ये राष्ट्र प्रेम से प्रेरित ये चित्र है। अब इस चित्र को मैं आपको दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आपको इसके टेक्स्ट की तरफ ले चलती हूँ कि इसका वर्णन मैंने आपके लिए किस तरीके से तैयार किया है। अब बढ़ते हैं अपन भारत माता चित्र की तरफ, इसके वर्णन की तरफ। अवनिंद्रनाथ ने 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन से प्रेरित होकर भारत माता चित्र बंगाल शैली में बनाया। यह चित्र बंगाल शैली में बनाया गया प्रथम चित्र है। यह चित्र वॉश पद्धति में कोमल रेखाओं व रंगों के द्वारा बनाया गया है। भारत माता को चतुर्भुजी रूप में 4 हाथों के साथ चित्रित किया गया है। भारत माता को भगवा वस्त्र पहने एक साध्वी के रूप में अंकित किया गया है, जिनके एक हाथ में रुद्राक्ष की माला है, तो दूसरे हाथ में घास की ढेरी है, तीसरे हाथ में पुस्तक है, तो चौथे हाथ में वस्त्र का अंकन है। इस चित्र में भारत माता को धन, अनाज, ज्ञान व वस्त्र की दाता के रूप में चित्रित किया गया है। अब हम बढ़ते हैं अवनिंद्रनाथ को पढ़ने के बाद इनके शिष्यों की तरफ। तो इनके जो सच्चे और इनके महत्वपूर्ण जो शिष्य थे, अवनिंद्रनाथ को जो सबसे प्रिय शिष्य थे, उनका नाम है नंदलाल बसु। तो ये जो नंदलाल बसु है, इनका जन्म 3 सितंबर 1883 को बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। इन्होंने कला की शिक्षा कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स में अवनिंद्रनाथ से प्राप्त की थी। फिर वह शांति निकेतन में कला विभाग में अध्यक्ष बने। कलकत्ता से अवनिंद्रनाथ से इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वहीं जो शांति निकेतन जो कला महाविद्यालय था, वहाँ पर वो कला के अध्यक्ष बन गए। अब बढ़ते हैं कि कला के योगदान में इन्होंने क्या किया। नंदलाल बसु ने अजंता व बाघ गुफाओं के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियाँ बनाई। प्रतिलिपियों का अर्थ होता है कि ये जो कलाकार थे वो अजंता और बाघ की गुफाओं में गए और वहाँ के जो चित्र थे उनका देखकर उन्होंने दोबारा चित्र बनाए और वे कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के लिए पोस्टर श्रृंखला बनाई। यह भी राष्ट्र प्रेम से प्रभावित होकर राष्ट्रीयता के भाव जागृत करके इन्होंने जो कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन था उसके लिए इन्होंने पोस्टर श्रृंखला बनाई। अब जो नंदलाल बोस हैं, उन्होंने उनकी जो चित्रों की शैली कैसी थी और उन्होंने किन किन विषयों पे चित्र बनाए। एक यहाँ पे ये जो चित्र देख रहे हैं, ये चित्र है शिव का विषपान। शिव को विष पीते हुए यहाँ पे हाथ में प्याले में उनका विष का अंकन है और उसको पीते हुए चित्रित किया गया है। आप देख पा रहे हैं कि ये जो चित्र है, इनके हाथ पैरों की मुद्राएं हैं, चेहरों की मुद्रा है, ये सारे के सारे चित्र ये सारी की जो आकृतियाँ हैं, भाव भंगिमाएँ हैं, इनकी अजंता चित्र शैली से प्रभावित है और वॉश पद्धति में ये रंग भरे गए हैं। एक वर्णीय रंग योजना का प्रयोग है और इसमें अधखुली आंखें, लंबी पतली अंगुलियां, छरहरा बदन और शिव के जो सिर है उसके ऊपर अर्धचंद्र का अंकन। इस तरीके से ये बहुत ही सुंदर चित्र नंदलाल बसु ने बनाया है। इस चित्र का जो शीर्षक है उसका नाम है शिव का विषपान। आगे बढ़ते हैं हम शिव के चित्रों की शैली और विषय वस्तु की तरफ। नंदलाल बसु की शैली और उनकी विषय वस्तु की तरफ। नंदलाल बसु ने बंगाल शैली की वॉश पद्धति को अपनाया और एक वर्णीय चित्रों को अधिक चित्रित किया। इन एक वर्णीय का अर्थ होता है एक ही रंग को हल्के और गहरे करके उस रंग से चित्र बनाना, वो एक वर्णीय रंग होता है। इनके चित्रों की रेखाएं कोमल, लयात्मक थी एवं आकृतियों में मुद्रा, आँख, नाक, अंगुलियां पूर्णतः अजंता से प्रभावित थी। विषय के रूप में इन्होंने हिंदू, पौराणिक व धार्मिक कथाओं, बुद्ध के जीवन की घटनाओं को चुना। अब आगे बढ़ते हैं इनके प्रमुख चित्रों की तरफ। इनके प्रमुख चित्रों में नंदलाल बसु के प्रमुख चित्रों में सती, शिव का विषपान, बुद्ध व मेष, दुर्गा, पार्थ सारथी, अर्जुन, संथाल संथालिन, गांधी जी की दांडी यात्रा इत्यादि है।
अभी जो नंदलाल बसु थे, इनको इनके कॉलेज में जो शांति निकेतन जो कला महाविद्यालय है वहाँ पे इनको मास्टर मोशाय के नाम से सब जानते थे। अब हम आगे बढ़ते हैं एक अन्य जो चित्रकार है बंगाल शैली के उनकी तरफ। उनका नाम है मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगतई। इनके जो पूर्वज थे अहमद, वो मुगल शासक जहांगीर के काल में प्रधान वास्तुशिल्पकार थे। इनके जो पूर्वज थे वो भी कला में रुचि रखते थे, शिल्पकार थे वो, इसलिए इनमें भी कलात्मक गुण या एक कलाकार के गुण इनमें भी आए। कलागत विशेषताएं। चुगताई की कला पर पर्शियन व मुगल कला का प्रभाव दिखाई देता है। इन्होंने भी पुनर्जागरण काल में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसा कि हमने देखा था कि बंगाल जो शैली है उसमें भारतीय कलाएं, जिनमें मुगल शैली, अजंता की शैली, राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली, इनका प्रभाव दिखाई देता है। तो ये जो अब्दुल रहमान चुगताई थे, इनके ऊपर मुख्य रूप से मुगल शैली का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। इनके जो प्रमुख चित्रों के विषय थे, उन्होंने हिंदू धार्मिक पौराणिक आख्यानों के खूब चित्र बनाए। इनके चित्रों में पद्म पुष्पों को आकर्षित तरीके से अंकित किया गया। हिंदू जो धार्मिक जो चित्र थे, हिंदू धर्म के देवी देवता थे और पौराणिक आख्यान थे, उनके चित्र बनाए। और इनके सभी चित्रों में, लगभग सभी चित्रों में कमल के फूलों का बहुत ही सुंदर तरीके से प्रदर्शन किया गया है। कलागत विशेषताएं पढ़ते हैं हम अब्दुल रहमान चुगताई की, कि यह भी बंगाल शैली के कलाकारों में से एक महत्वपूर्ण कलाकार थे। इनके चित्रों में प्राकृतिक सौंदर्य, सजीव आकृतियाँ, गतिपूर्ण व महीन रेखांकन, आकर्षक मुख मुद्रा, कोमल व लयात्मक हस्त मुद्राएं दृष्टव्य है। स्टूडेंट्स, जब हम बंगाल शैली के कलाकारों की बात करते हैं तो हमें सभी कलाकारों के ऊपर अजंता शैली का प्रभाव है। तो अजंता शैली की जो विशेषताएं थी, जैसा कि सजीव आकृतियाँ, गतिपूर्ण रेखांकन, आकर्षक मुख मुद्रा, कोमल और लयात्मक हस्त मुद्राएं, इन सभी बिंदुओं को आपको प्रत्येक कलाकार की विशेषताओं में जरूर से लिख लेना है। तो ये जो बंगाल शैली की विशेषताएं हैं आकृतियों की, उनको आप अच्छे से याद कर लेना है और इनको प्रत्येक कलाकार की विशेषताओं में आप लिखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इनके चित्रों में मुगल, जापानी और अजंता शैली का समन्वय दिखाई देता है। इनके जो प्रमुख चित्र हैं उनमें राम और लक्ष्मण, बंसी युक्त कृष्ण, अर्जुन को निर्देश देते कृष्ण, चैतन्य की पत्नी राधिका, होली स्नान के पश्चात देवदासी इत्यादि है। ये एक मुस्लिम कलाकार थे, लेकिन इनके चित्रों में अजंता के चित्रों से प्रभावित चित्र, मुगल शैली के चित्रों से प्रभावित चित्र और मुख्य रूप से इन्होंने हिंदू देवी देवताओं का चित्रण बहुत ही सुंदर तरीके से किया। अब मैं आती हूँ, इनकी एक प्रमुख चित्र है राधिका। तो राधिका को इन्होंने किस तरीके से चित्रित किया, सबसे पहले मैं ले चलती हूँ इस चित्र राधिका की तरफ। ये चित्र आप राधिका का देख पा रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाती हूँ। ये एक राधिका का चित्र है, एक बहुत ही सुंदर नारी का चित्र है। इस चित्र में राधिका को बहुत ही सुंदर वस्त्र पहने, पीले और नारंगी वस्त्र पहने, नीचे की तरफ जो लहंगा पहना है वो बिल्कुल ही विरोधी जो रंग है, नीला रंग, उसके साथ बहुत ही आकर्षक तरीके से चित्रित किया गया है। इस चित्र में आप देखेंगे कि राधा के हाथ में एक कमल पुष्प है और दूसरे हाथ में भी कमल पुष्प का चित्रण किया गया है। जैसा कि इनकी चित्रों की विशेषता है कि लगभग इन्होंने सभी चित्रों में कमल पुष्पों को अंकित किया है। आप देखेंगे कि राधा को नीचे की तरफ गर्दन किए हुए और उनकी जो आंखें हैं वो बंद हैं और लज्जा के साथ, शर्माते हुए, लज्जा के भाव के साथ इस चित्र को, राधा को बहुत ही सजीव चित्रित किया है। अब आप देखेंगे कि इसके पीछे की तरफ राधा की जो आकृति है उसके पीछे की तरफ एक लैंप का अंकन है और लैंप को यहाँ जलते हुए रोशनी के साथ, इसकी ज्योत के साथ चित्रित किया गया है। ज्योत की रोशनी से उसके पीछे का सारा भाग ही बहुत ही प्रकाशमान हो रखा है और राधा को बहुत ही राधा के ऊपर बहुत ही कांति और चमक प्रदर्शित इस ज्योत की वजह से और भी ज़्यादा दर्शाई गई है। अब मैं बढ़ती हूँ आपको इस चित्र की तरफ, राधिका के वर्णन की तरफ। ये जो राधिका है, इस चित्र के बारे में बताया गया है
कि यह चित्र चुगताई की अपूर्व कला कौशल को प्रस्तुत करता है। इसमें राधा को गुलाबी कमल पुष्प हाथ में लिए नीचे गर्दन करके लज्जा के भाव के साथ चित्रित किया गया है, जैसा कि अभी आपने चित्र में अच्छे से देखा था। और वस्त्रों का चमकदार रंग चित्र की सुंदरता को और बढ़ा देता है। पृष्ठभाग में एक लैंप अंकित है, जिसकी रोशनी से राधिका अधिक कांतिमान और सुंदर दिखाई दे रही है। यह चित्र बंगाल शैली का उत्कृष्ट चित्र माना जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस भाग 1 में मैंने आपको ये सारी चीज़ें, सारे कलाकार, बंगाल शैली का उद्भव और विकास, सब चीज़ आपको अच्छे से समझा दिया है। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो भाग 2 भी है और भी अन्य जो पार्ट के जो वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आपको मिल सकें। और यदि आपको इस अध्याय के नोट्स या इससे पूर्व में जो भी अध्याय मैंने पढ़ाए हैं उनके नोट्स चाहिए, तो आप जो मेरी वेबसाइट है www.drawingtheory.com पे वहाँ से उसके नोट्स और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं। आपको किसी तरह का कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई आपके मन में शंका हो, क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। और आपको आप में और भी कुछ लिखना चाहते हैं तो मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। विस्तार में यदि आपको मुझे कुछ लिखना है तो आप मेरा जो ईमेल आईडी है studydrawingtheory@gmail.com पे भी आप मुझे लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने मेरा वीडियो सुना, उसके लिए आपको थैंक यू वेरी मच। आगे से आप अच्छे से स्टडी करें और बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें, उसके लिए आपको शुभकामनाएं।